प्रकृति की अविश्वसनीय सरलता ऐसे जानवरों को जन्म देती है जिनके अस्तित्व पर विश्वास करना कभी कभी मुश्किल होता है। आज हम एक बार फिर दुनिया भर के असामान्य प्राणियों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी द्वीप मेलोस अफ्रीका में प्रवासी पक्षियों के आराम का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के सांप इस तथ्य का लाभ उठाते हुए आराम से बस गए हैं। कुछ ही नदियां हैं और पक्षियों को उनसे पानी चाहिए, सांपों को पक्षी चाहिए, और वे जानते हैं कि उनका इंतजार कहाँ करना है। सबसे बुरी बात यह है कि कई सांपों को देखना असंभव है जब तक वे हिलते नहीं हैं। उनका छलावरण बहुत अच्छा होता है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लाल सांप भी खाली हाथ नहीं रहते। युवा पक्षियों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वे लापरवाही बरतते हैं। किसी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। चीन में शिडाओ नाम का एक और ऐसा ही छोटा द्वीप है। शिडाओ का मतलब है सांप द्वीप, और यहाँ वास्तव में बहुत सारे सांप हैं, 20,000 की संख्या में, और वे सभी यहाँ केवल प्रवासी पक्षियों के कारण जीवित रहते हैं, जो साल में 2 बार आराम करने के लिए द्वीप पर आते हैं। बाकी पूरे साल यहाँ के सांप सक्रिय नहीं रहते, वे भूखे रहते हैं और सोते हैं। लेकिन अब जब द्वीप पक्षियों से भर गया है तो उनके पास अगले 6 महीनों के लिए पेट भरने के लिए सीमित समय है। और में सांप सबसे अच्छी जगह की तलाश करते हैं। एक मामूली टहनी भी काम करेगी। 20,000 जाल गाने वाले पक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। सांप इंतजार करते हैं, शरीर के अगले हिस्से को स्प्रिंग की तरह सिकुड़कर हमले के लिए तैयार रहते हैं। एक पल और शिकार पकड़ा जाता है। सांप एक पक्षी पर नहीं रुकेगा, वह तब तक शिकार करना जारी रखेगा जब तक वो 2 या 3 और नहीं पकड़ लेता। 2 सप्ताह तक सांप रोजाना शिकार पर निकलते रहते हैं। सांप द्वीप ग्रह पर आखिरी जगह है जहाँ पक्षियों को उड़ना चाहिए, लेकिन सौभाग्य से सांपों के लिए वे यह नहीं समझते हैं। चलिए अब कठोर इंडीज के पहाड़ों पर चलते हैं। यहाँ पेरू में चश्मे वाले भालू रहते हैं, जो अधिकतम आराम और सुविधा पसंद करते हैं। वे दक्षिण अमेरिका में भालू की एकमात्र प्रजाति हैं। इंडीज में 8 महीने तक बारिश नहीं हो सकती है। ये कई किलोमीटर तक एकमात्र झरना है। एक हरा वाले यहाँ पूरी तरह आराम कर सकता है, और आराम करने के बाद आपको अच्छी नींद भी लेनी होगी। और ये भालू भी अधिकतम आराम के साथ सोना पसंद करते हैं, और इसके लिए वे कुछ ऐसा करते हैं जो कोई अन्य भालू नहीं करता है। वे एक पेड़ पर चढ़ते हैं, कई शाखाओं को तोड़ते हैं और उनसे अपने लिए एक असली बिस्तर बनाते हैं। पेड़ पर जमीन की तुलना में थोड़ा ठंडा होता है, भालू को यह पसंद है। अंत में आप सो सकते हैं, लगभग एक एयर कंडीशनर के साथ, सुखद और आरामदायक। सुलावेसी द्वीप के जंगल की गहराई में यह खनिज झरना एक ऐसी जगह है जो कई प्राणियों को आकर्षित करती है। हर दिन बाबिरुसा 10 जानवरों के समूह में जंगल से बाहर आते हैं। इतने सारे जानवर पानी पीने आते हैं कि जल्द ही भीड़ हो जाती है। ये स्थानीय मकाक को बहुत परेशान करता है। नर बाबिरुसा और भी अजीब दिखता है। आप शायद सोचते हैं कि उसके सींग इतने अजीब हैं, लेकिन नहीं, ये उसके दांत हैं। नरों के दांत ऊपरी तालू से होकर निकलते हैं। ये जानवर एशिया से यहाँ आए प्राचीन सूअरों के वंशज है। मुख्य भूमि से द्वीप के अलग होने के बाद सुलावेसी पर अलगाव में ये बहुत बदल गए। एक समय था जब स्थानीय लोग मानते थे कि नर सोते समय शाखाओं से लटकने के लिए अपने असामान्य दांतों का इस्तेमाल करते थे। लड़ाई के लिए दांतों का उपयोग नहीं करते। नर बाबिरुसा लड़ते समय 2 पैरों पर खड़े होकर मुक्केबाजी करते हैं। ये उनके दांतों से कम अजीब नहीं लगता। वे आमतौर पर जंगल में हिरण की तरह पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए 2 पैरों पर खड़े होने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं। उनका नाम बाबिरुसा सूअर और हिरण शब्दों से आया है, और हिरण की तरह नर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। दांतों का उपयोग सींगों की तरह ही किया जाता है। जापानी बड़ी चींटियां बहुत उत्साहित हैं। यह आसपास उड़ने वाली परेशान करने वाली मक्खियों के कारण है। हम्पबैक मक्खियां दुनिया की सबसे छोटी मक्खियों में से हैं, लेकिन वे चींटियों का पीछा करती रहती हैं। हम्पबैक मक्खियां चींटियों की पूंछ को निशाना बनाती हैं। अंत में एक चींटी पर बैठने में सफल हो जाती है और फिर उड़ जाती है। लेकिन आप सोचेंगे, एक मक्खी चींटी पर बैठ गई तो क्या हुआ? तो यह हुआ, ये चींटी अपने बिल में रेंगती है और जल्दी उसके साथ बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। 5 दिनों बाद ये स्पष्ट है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, वो असहज है। एक और चींटी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बेकार है। लेकिन पहले लक्षणों के प्रकट होने के 7 घंटे बाद चींटी का सिर बस गिर जाता है, और फिर चींटी 12 घंटे और बिना सिर के चलती है और इस तरह की ज़ोंबी अवस्था में रहती है। इसका क्या मतलब है? और मक्खी जो 5 दिन पहले उतरी थी, उसने उसके भाग्य का फैसला किया, क्योंकि मक्खी उसकी पूंछ में अंडा देने में कामयाब रही थी। फिर परजीवी ने चींटी के अंगों को जिंदा खाना शुरू किया, जिससे मेजबान ज़ोंबी बन गया। और चींटी का सिर इसलिए अलग हो जाता है ताकि बनी हुई हम्पबैक मक्खी चींटी के शरीर को छोड़ सके। इसलिए इस प्रकार की हम्पबैक मक्खी को सिर काटने वाली मक्खी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सिर अलग होने के बाद मक्खी चींटी के शरीर में है, तो नहीं, वह वास्तव में अलग हुए सिर में है, जहां से वह समय के साथ बाहर निकलती है। एक और कॉलोनी और भी बदकिस्मत थी। यहाँ दर्जनों चींटियों के अलग हुए सिर हैं, जिनमें से मक्खियां निकल रही हैं। आप सभी ने पहाड़ी बकरियों के बारे में सुना होगा।
जिनकी लगभग खड़ी ढलानों पर खड़े होने और रहने की क्षमता ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। वे भोजन और सुरक्षा के लिए चट्टानों पर चढ़ते हैं और कभी कभी खनिजों की तलाश में भी। उदाहरण के लिए इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध वीडियो है जहां बकरियां नमक के लिए बांध पर चढ़ रही थी। ये एक वैसा ही मामला है। इन जमीनों में बहुत कम नमक, इसलिए बकरियां इसे प्राप्त करने के लिए इस तरह की तरकीब अपनाती है। हालांकि उनके बच्चों का क्या होता है जो इतनी खड़ी ढलानों पर इतनी कुशलता से चढ़ना नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए यह पहली बार बांध पर चढ़ रहा है, उसके पास मां का पीछा करने के अलावा विकल्प नहीं, गिरना निश्चित मौत है। बच्चा जितना ऊंचा चढ़ता है दीवार उतनी खड़ी होती जाती है। सारी उम्मीद उसकी मां शक्ति पर है। नरम लचीले तलवे सबसे छोटे उभारों को भी पकड़ लेते हैं, उन्हें खुर के कठोर हिस्सों के बीच जकड़ लेते हैं। वह जीवन और मृत्यु के कगार पर संतुलन बना रहा है और इतने छोटे बच्चे के लिए यह थका देने वाला काम है। वह जल्दी थक जाता है और यहाँ आराम करना असंभव है, नहीं तो आप तुरंत गिरकर टूट जाएंगे। लेकिन वह अब और खड़ा नहीं रह सकता। उसे क्या करना चाहिए? उसकी माँ उसकी मदद के लिए आती है, उसे सहारा देती है, उसे लेटने और अपनी ताकत वापस पाने का समय देती है। बकरी का बच्चा सीधी खड़ी दीवार पर सो जाता है। अविश्वसनीय। थोड़ी देर झपकी लेने के बाद वे अपना रास्ता जारी रखते हैं जब तक कि वे अंततः 50 मीटर की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित नमक तक नहीं पहुंच जाते, जो कंक्रीट में होता है और रिसने वाले पानी से बाहर निकलता है। यह नमक बकरी के बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि शिकारी पहाड़ी बकरियों के ऊंचाई पर चढ़ने का फायदा उठाते हैं। ये बकरियों के बहुत आभारी हैं कि वे उनकी चढ़ाई करती हैं, क्योंकि उनके काम को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। गोल्डन ईगल बकरी के बच्चे पर हमला करता है, उसे पकड़ता है और फिर बेचारे को सीधे खाई में खींचता है और उसे बस मुक्त गिरावट में छोड़ देता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि शिकार विरोध न करे और गिरते ही तुरंत मर जाए। गोल्डन ईगल के बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं, इसलिए माता पिता के पास आराम का समय नहीं होता। उन्हें बार बार बकरी के बच्चों को खाई में फेंकना पड़ता है। कभी कभी गोल्डन ईगल को बकरी के बच्चे को चट्टान के किनारे लाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। ये जोखिम भरा है, क्योंकि अगर गोल्डन ईगल पंख घल कर लेता है तो वह मर जाएगा, लेकिन उन्हें जोखिम उठाना पड़ता है, अन्यथा वे इन जमीनों में खुद को नहीं खिला सकते। और एक और बकरी का बच्चा फिर से अपनी मौत की ओर उड़ता है। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है और बूबी पक्षी सचमुच इस गर्मी से मर जाते हैं। तेजी से सांस लेने से मदद नहीं मिलती, बल्कि नमी का नुकसान होता है, जिससे जानलेवा निर्जलीकरण होता है। हालांकि ठंडा समुद्र है, लेकिन अविकसित चूजे उस तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि वयस्क पक्षियों ने अपने बच्चों को ठंडा करने के लिए एक शानदार जीवन हैक सोचा है। वे ठंडी नम समुद्री शैवाल के लिए गोता लगाते हैं, उन्हें अपने बच्चों के पास लाते हैं और उन्हें ज्यादा गर्म हो रही चूजों से सटा देते हैं, और यह काफी मदद करता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। यहाँ डॉसन की मधुमक्खियां जमीन में बिल गुजरी हैं। ये केवल सबसे बड़ी मधुमक्खियों में से है, बल्कि सबसे अजीब भी है। इन जमीनों में बहुत कम फूल है, इसलिए मधुमक्खियों की कॉलोनियां बड़ी नहीं होती और बिखरी होती हैं। मधुमक्खियां अपनी संतानों के लिए बिल खोदती है। समुदाय सद्भाव में रहता है और यह कल्पना करना मुश्किल है कि इसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं होती हैं। अब कॉलोनी में शांति है, क्योंकि यहाँ के मादा हैं, हत्यारे नर हैं और वे सभी मर चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे को मार डाला है। यह कहानी मादाओं के आने से 2 महीने पहले शुरू हुई थी। ये डॉसन की नर मधुमक्खी है। मादाएं एक के बाद एक सतह पर आ रही है, उस बिल से अपना रास्ता खोद रही हैं जिसमें वे बड़ी हुई हैं। उनकी गंध नरों को उत्तेजित करती है। वे विशाल हैं और लड़ाई के लिए बने हैं, और हर कोई मादा के साथ संभोग करने के लिए सबसे अच्छी जगह लेना चाहता है। मादा भी अभी बड़ी हुई है और वह पहले से ही घटनाओं के बीच में है। उत्सुक नर उस पर एक बड़े झुंड में हमला करते हैं और मादा को सचमुच टुकड़ों में फाड़ देते हैं। बेचारी, उसका सिर काट दिया गया। जब तक अन्य मादाओं के लिए लड़ाई चलती है, नर बेरहमी से एक दूसरे को मारते हैं, और जब तक आखिरी मादा बेल से बाहर निकलती है, तब तक सभी नर मर चुके होते हैं। इस शाही लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि बहादुर की मौत मरने से पहले केवल सबसे मजबूत नरों ने ही सबसे अधिक मादाओं को गर्भित किया। 2 महीने बाद और मादाओं की इस दुनिया में अगली पीढ़ी बिलों में पल रही है, जो जल्द ही उसी तरह से खूनी नरसंहार शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया के जानवरों की बात करें तो कंगारू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके पाउच में बच्चे रहते हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि पाउच कितना विश्वसनीय है। या बच्चा उसमें से गिर सकता है यदि मां शिकारी से भाग रही है और दौड़ना पड़ता है। इन हिस्सों में कंगारू का शिकार उनके सबसे दुश्मन कहते हैं। मनुष्यों ने उन्हें 3500 साल पहले इस महाद्वीप पर लाया था और तब से वे कंगारू का शिकार कर रहे हैं। अब इन मार्सुपियल्स को सतर्क रहना पड़ता है। खतरा देखते ही बच्चे पाउच में छिप जाते हैं। पिंगो कंगारू का पीछा करते हैं, सबसे धीमे को ढूंढते हैं। पाउच में भारी बोझ वाली एक मां झुंड से पीछे रह जाती है। शिकारी उसके पास आ रहे हैं। वो इतनी भारी बोझ के साथ जितनी तेज हो सके दौड़ती है, और ये उछल कूद बच्चे को पाउच से बाहर धकेलती है। वह टिके रहने की कोशिश करता है, लेकिन झटका तेज होता है और वह गिर जाता है। अचानक पता चलता है कि कंगारू का पाउच सुरक्षित घर नहीं है।
डिंगो तुरंत उस बेचारे पर झपटते हैं। नामी रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। अभी दोपहर है, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी है और विभिन्न जानवर रेत में गोता लगाकर इस गर्मी से बचते हैं। लेकिन सियोटेरा मकड़ी ने गर्मी से छिपने का एक और तरीका खोजा है। यह अन्य मकड़ियों की तुलना में उच्च तापमान सहन कर सकती है, 50 डिग्री तक, लेकिन ये और भी गर्म होने वाला है। मकड़ी को गर्मी से बचने के लिए जल्दी से रेत का कंबल बुनना पड़ता है। फिर वो उसके नीचे बस जाती है और इंतजार करती है। एक चींटी की किस्मत खराब थी कि वो उसके कंबल पर चढ़ गई। इसका मतलब है कि वह बर्बाद हो गई। रेशम के दागों के कंबल सीधे मकड़ी तक पहुंचते हैं। बाहर निकलने के लिए बहुत गर्मी है, इसलिए मकड़ी बस शिकार को सीधे अपनी मांद में कंबल के नीचे हमेशा के लिए सोने के लिए खींच लेती है। मैंने इस मकड़ी के बारे में पहले बताया है, लेकिन अब इसके बारे में और भी पता चला है, इसलिए यह फिर से ध्यान देने योग्य है। ये केकड़ा मकड़ी अपने छलावरण का उपयोग उन कीड़ों को पकड़ने और खाने के लिए करती है जो फूल को परागित करने के लिए आते हैं। मधुमक्खियां मकड़ी वाले फूलों पर बिना वाले फूलों की तुलना में 3 गुना अधिक आती हैं। यह कैसे संभव है? पराबैंगनी प्रकाश में फूल देखने पर पंखुड़ियों पर गहरे क्षेत्र दिखते हैं जो मधुमक्खियों के लिए लैंडिंग लाइनों को चिन्हित करते हैं और उन्हें अमृत की ओर निर्देशित करते हैं। पौधा गारंटीकृत परागण चाहता है, लेकिन मकड़ी ने इन संकेतों का उपयोग करना सीख लिया है। एक विशेष कैमरे से उसे देखने पर यह स्पष्ट है कि वो पराबैंगनी प्रकाश को परावर्तित करती है। फूल पर बैठने पर वह और भी अधिक दिखाई देती है। ये चमकीली चमक एक सुपर सिग्नल के रूप में काम करती है जिसका मधुमक्खी विरोध नहीं कर सकती, और मकड़ी इसका बुरा फायदा उठाती है। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध के शीर्ष पर स्थित है। सर्दियों में बर्फ लगभग 11 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन आर्कटिक रूस के तटों पर पानी का एक छोटा सा कोना जमता नहीं है। और के निर्माण में रीस बेलुगा व्हेल बाधा डालती है, यहाँ फंसी हुई है। 4 मीटर लंबी उत्तरी व्हेल फंसी हैं, क्योंकि उन्हें हर 15 मिनट में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि 30 किमी के दायरे में सब कुछ बर्फ से ढका है, इसलिए वे तैरकर नहीं जा सकती, नहीं तो दम घुट जाएगा। यहाँ पहले से ही मछलियाँ और स्क्विड खत्म हो चुके हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। इस हवाई नक्रिस्तान के पास जो भी पकड़ा और खाया जा सकता था वे खा चुके हैं, और अब वे भूखे हैं, लेकिन तैरकर नहीं जा सकते, नहीं तो मौत निश्चित है। इस बार सर्दी ज्यादा ठंडी थी और बेलुगास को नहीं पता कि क्या करना है। बचाव का मौका केवल मौसम बदलने पर ही मिलेगा। हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। अमेरिकी सोनोरन रेगिस्तान रहने के लिए सबसे आसान जगह नहीं है। पूरा इलाका पूरी तरह से कैक्टस से ढका है, लेकिन एक जानवर है जिसने इस तथ्य का अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीख लिया है। यहाँ बहुत शिकारी हैं और वे पंजों या जहर से सुसज्जित हैं। जीवित रहना मुश्किल है और आपको अपनी संतान भी पालनी है, और इसलिए कैक्टस के कांटे यहाँ एक अच्छे हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। एक मादा रेगिस्तानी हमसटर सूखे कैक्टस के गोलों का ढेर इकट्ठा करती है। ये एक अभेद्य किला बन जाता है। यह हमसटर कैक्टस के साथ काम करने में माहिर है और आसानी से किसी भी दरार को भर सकता है। यह कंटेनर गुरु की भरमार है। सौभाग्य से कैक्टस उन्हें बड़ी मात्रा में गिराते हैं, इस तरह वे प्रजनन करते हैं। हमसटर के मजबूत बिल शिकारियों के लिए जीवन कठिन बना देते हैं, क्योंकि इस कांटेदार किले में न केवल हमसटर छिपता है, बल्कि पीछा करने पर अन्य छोटे जानवर भी छिपे हैं। अन्य बातों के अलावा हमसटर इन कैक्टस को खाता भी है, क्योंकि यह भोजन और सुरक्षा दोनों है। दक्षिण पूर्व एशिया में मेकांग नदी में ऑक्सीजन कम है, लेकिन एक प्रजाति ने इस समस्या के लिए चतुराई से खुद को अनुकूलित किया है। सियामी लड़ाकू मछली नर सतह से हवा निगलकर सांस लेता है और प्रजनन के दौरान इसका उपयोग करके बुलबुलों का एक बेड़ा बनाता है। वो दिन ब दिन काम करता है। पास में इंतजार कर रही मादा बेड़े का निरीक्षण करने आती है। इस बार वो संतुष्ट लगती है। उनके शरीर आलिंगन में जुड़ते हैं और यह मादा को अंडे देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही अंडे नीचे गिरते हैं, नर उन्हें निषेचित करता है। फिर दोनों सावधानी से अंडे इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद वे उन्हें एक एक करके बुलबुलों के घोंसले में फूंकते हैं। फिर ऑक्सीजन रहित पानी में अंडों को विकसित होने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। समस्या का एक शानदार समाधान। आपके सामने एक अद्भुत जानवर है, तालाब का घोंघा। ये अपने सतही तनाव के कारण पानी की फिल्म पर अंदर से फिसलता है। ये कुछ शानदार है। मैंने आपको एक बार एक बीटल दिखाया था जो इसी तरह पानी की फिल्म पर उल्टा चलता है, और जैसा कि पता चला, कुछ घोंघे भी ऐसा करने में सक्षम है। ये लासियस चींटियों की कॉलोनी है। वे सड़ी हुई लकड़ी में रहती है और जो कुछ भी उनके रास्ते में आता है उसे मार देती है। लेकिन यह खलिहान किट का लार्वा एक अपवाद है। यह एक खोल में है जिसे उसने खुद बनाया है, और अब लार्वा चींटियों के बीच शांति से रह सकता है, इस डर के बिना कि वो उसे खा जाएंगी। इस आश्रय में दाईं और बाईं ओर छेद है। स्थिति के आधार पर वह चुन सकती है कि किस छेद से बाहर देखना है और उस दिशा में बढ़ना है। यह अपने मजबूत जबड़ों से पकड़कर आगे बढ़ती है। इन चींटियों में मजबूत एसिड होता है। वे किसी पर भी हमला करती हैं जो उनके क्षेत्र को पार करता है।
लेकिन वे खलिहान कीट को कुछ नहीं कर सकती, वह सुरक्षित रूप से संरक्षित है। चींटियां से कितना भी घुमाए या काटे यह बेकार है। फूल इतना मजबूत है कि उस पर एक भी खरोंच नहीं है। लार्वा काफी चतुर है, चींटियों से घिरे होने पर भी वह शांत रहता है और सही समय आने पर भाग जाता है। वह उड़तीला भी है, जैसे ही चींटी पास आती है वो तुरंत खोल में गोता लगा लेती है। इससे जाने बिना वह चींटियों के घोंसलों पर परजीवी उनसे सुरक्षा प्राप्त कर रही है और उसका भोजन चींटियों द्वारा छोड़ा गया कचरा है, लेकिन कभी कभी उसे कुछ और मूल्यवान मिलता है। वह शिकार को खोल के नीचे खींचती है और शांति से खाती है। हमारे ग्रह पर अविश्वसनीय जल निकाय हैं, जहां इतने सारे बायोल्यूमिनेसेंट छोटे जीव हैं कि पानी किसी भी स्पर्श से चमकता है, किसी भी कंपन से, चाहे वह लहर हो या गुजरती हुई नाव। और अगर आप इन जल निकायों के पास समुद्र तट पर चलते हैं तो यह भी आपके कदमों पर प्रतिक्रिया करते हुए चमकेगा। बायोल्यूमिनेसेंट जीवन से भरे पानी में केकड़े की सांस भी रोशन हो जाती है और यह उसे बहुत उजागर करता है, क्योंकि यह दूर से अवांछित ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन एक क्रस्टेशियन है जो चमकने की क्षमता को हथियार बनाता है। ये ऑस्ट्राकोड्स हैं, जो इस मछली के लिए अच्छा भोजन है। मछली ऑस्ट्राकोड को निगलती है और तुरंत उसे थूक देती है। यह शिकार उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्राकोड्स अपने शरीर को पदार्थों के एक अस्थिर कॉकटेल से भरते हैं। जब शिकारी हमला करता है तो पदार्थ मिलते हैं, जिससे टॉर्च से भी तेज बायोल्यूमिनेसेंट फ्लैश होता है। ऑस्ट्राकोड्स ऐसे 10 फ्लैश उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त पदार्थ जमा करते हैं और स्वाद इतना अप्रिय होता है कि मछली तुरंत शिकार को थूक देती है। और इस क्रस्टेशियन की भागने की योजना और भी शानदार है। फ्लैश इतना तेज होता है कि यह मछली को अंधा कर देता है और धोखा भी देता है। बेचारी मछली को समय के लिए देखने की क्षमता खो देती है। अब यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समुद्र में हमें अब बड़ी मछली मिल जाएगी। नरकट के झुरमुट में एक दिलचस्प तस्वीर देखी जा सकती है। किसी ने सफलतापूर्वक नरकट को झुका दिया है। नरकट की पत्तियों को एक जिप बनाने के लिए झुका दिया गया है। इन असामान्य घरों का वास्तुकार सैक्स स्पाइडर है। बिना किसी ईंट के एक उत्कृष्ट घर बनाया जाता है। एक अद्भुत डिजाइन समाधान आपको ऐसा घर जल्दी बनाने देगा। पत्तियों के किनारे सावधानी से चुने गए हैं, जैसे मकड़ी ने टेप माप का इस्तेमाल किया हो। मादा ने अपने अंडों को मकड़ी के जाले से ढक दिया और उन्हें हजारों बार लपेटा। माँ की मेहनत की बदौलत अंडे सुरक्षित रूप से बढ़ सके हैं। माँ पूरे दिन पहरा देती है, शिकारियों के हमले की स्थिति में खुद को भोजन से वंचित रखती है। माँ के प्यार और देखभाल से अंडे फूटने लगे हैं। मकड़ी के जाले में मकड़ी के बच्चे घूम रहे हैं। सैक्स स्पाइडर के बच्चे जाले के थैले से बाहर निकलते हैं। माँ की देखभाल के लिए धन्यवाद। कई मकड़ी के बच्चे सुरक्षित निकले। जन्म से मकड़ी के बच्चों को भोजन को प्राप्त करना होता है। दूर दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें पहले खाना चाहिए, लेकिन मकड़ी के बच्चे शिकार नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहेंगे? यह आसान है। माँ भूखे बच्चों को खुद को जिंदा खाने की पेशकश करती है और तब तक नहीं हिलती जब तक कि उसकी संतान उसे सुखा न दे। मादा सैक्स स्पाइडर खुद को बलिदान कर देती है, जिससे उसकी संतानों को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत मिलती है। मकड़ी के बच्चे अपनी माँ को खाने के बाद वे अपने घर से बाहर निकलते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश ग्रामीण इलाकों में स्टीटोडस मकड़ी के बच्चे पैदा हुए थे। यहाँ लगभग 200 भाई बहन हैं और मेरा विश्वास करो, आप उनके रिश्तेदार नहीं बनना चाहेंगे। ये छोटे बच्चे पहले से ही एक दूसरे को देख रहे हैं। वे नरभक्षी हैं और जन्म के तुरंत बाद अपने रिश्तेदारों पर हमला कर देते हैं। भाई भाइयों आ रहे हैं। हर कोई ऐसे पारिवारिक रात्रिभोज में भाग नहीं लेना चाहता। मकड़ी जल्दी दूर भागने की कोशिश करती है। बस एक छोटी सी समस्या है, बाकी मकड़ियों की योजना बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी है और अब मकड़ी का रास्ता खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि यह एक मृत अंत है। उसके भूखे भाई पास आ रहे हैं, लेकिन इस छोटी मकड़ी के पास अविश्वसनीय कौशल है जो उसे एक महान पलायन करने में मदद करते हैं। यह सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए वातावरण में नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए रेशम के धागे छोड़ती है। विपरीत आकर्षित होते हैं और इसे ऊपर खींचते हैं। यह मकड़ी भौतिकी के नियमों का उपयोग करती है। वो ऊंची उड़ान भरती है, फिर हवा उससे उठा लेती है और वह हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ऐसी उड़ानों से उन्होंने पृथ्वी के हर कोने को उपनिवेशित किया है। हवा की शक्ति में वह नहीं चुन सकती कि कहाँ उतरना है और गलती से पानी पर उतर जाती है। मकड़ी का वजन रेत के दाने से भी कम होता है और वह सतह के नीचे नहीं जाती। वो फिर से जादुई रेशम छोड़ती है और पानी पर स्कीइंग करते हुए सुरक्षा की ओर बढ़ती है, जब तक कि उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये उसका नया घर होगा। ये सवाना पेंगोलिन है। ये एक आर्माडिलो जैसा दिखता है, लेकिन वे संबंधित नहीं है। ये पूरी तरह से बतरबंद स्तनपायी है। इस मादा के द्रव्यमान का लगभग 1/3 कवच है। जानवर एक दिन में 2 लाख चींटियों को खाता है। इस जानवर के लिए सिद्धांत रूप में कोई खतरा नहीं है। कवच के अलावा इसमें सुरक्षा का स्तर है। यहाँ तक कि अगर बड़ी बिल्लियां उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो वह अपने गुदा ग्रंथियों से एक घृणित गंध वाला तरल छोड़ता है और दुश्मनों को डराता है। हालांकि उससे लगातार एक दुर्गंध आती है और अब आप समझेंगे क्यों। जानवर को वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था, विल्डबीस्ट का ताजा मल।
पेंगोलिन विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा के गोबर में नहाना पसंद करते हैं। शायद यह परजीवियों को मारने के लिए किया जाता है, या शायद यह एक व्यक्तिगत सुगंध है। इस तरह का इत्र, अजीब इत्र लगाने के बाद जानवर सोने चला जाता है। कनाडा का जमे हुए जंगल, यहाँ सर्दी 6 महीने रहती है। जमीन के नीचे पृथ्वी के सबसे उत्तरी कछुए जमे हुए हैं। चित्रित कछुआ, वे अपने विशेष स्थान पर हैं। वे पिछली शरद ऋतु में निकले थे, लेकिन तब से कोई व्यक्ति व्यावहारिक रूप से नहीं हिला है। उन्हें तुरंत दुष्ट सर्दियों ने जमा दिया और अब वे मर चुके हैं। लेकिन कुछ जानवरों के लिए मौत एक अस्थायी घटना है। चित्रित कछुए जमीन के नीचे और सबसे महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बसंत का दौर। अप्रैल में सूरज की गर्मी अविश्वसनीय परिवर्तन शुरू करती है। कछुओं के शरीर का तापमान 0 से ऊपर बढ़ जाता है। उनके दिल फिर से धड़कने लगे हैं। धीरे धीरे वे जीवन में वापस आते हैं। उनके शरीर की महाशक्तियों के लिए धन्यवाद। इन कछुओं को बसंत में एक अच्छा फायदा होता है। वे जंगल में पहले बाहर आते हैं और नवीनीकृत वनस्पति का आनंद लेते हैं। चलिए जर्मनी के जंगलों में चलते हैं। अब यहाँ मेवों का मौसम है और गिलहरियां सर्दियों के लिए उनका स्टॉक कर रही है। ये जरूरी है। रिश्तेदारों से प्रतिस्पर्धा करते हुए वे भंडार जमीन के नीचे और खोखलों में छिपाती हैं। गिलहरी अथक काम कर रही है। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन यह किसी का ध्यान नहीं गया। उसे गुप्त रूप से देखा जा रहा है। कोई है जो भोजन की तलाश में है। चालाक चोर नटक्रैकर, उसे सर्दियों के लिए स्टॉक करना है, लेकिन वह खुद मेवे खोजने में आलसी है। चुराना आसान है, बस गिलहरियों को देखना है जो वह करती है। लेकिन गिलहरी भी सबसे बेवकूफ है और नकली ठिकाने बनाती है। पक्षी आता है और वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन नटक्रैकर एक जिद्दी पक्षी है। पर गिलहरी का अगला ठिकाना जल्दी से ढूंढ लेती है और कुछ सेकंड में कई मेवे चुरा लेती है। गिलहरी के पास चोर को भगाने का समय नहीं होता है। पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत सारे पक्षी कलाकार हैं। ये एक निस्वर्ग बोअरबर्ड है जिसने जीवन प्रलोभन की कला को समर्पित किया है। अब वह अपने पंखों से मादा के सामने नृत्य करता है ताकि अपनी अप्रतिरोधिता से उसे जीत सके। हालांकि एक छोटी सी समस्या है। तथ्य है कि यह बिल्कुल भी मादा नहीं है। एक ही नर है, बस युवा है, और इसलिए इसका एक अलग रंग है। युवा नर जानबूझकर मादा होने का नाटक करते हैं ताकि वे अधिक अनुभवी लोगों से सीख सके। बस बात यह है, इस तरह के एक जटिल नृत्य को सीखने में लगभग 5 साल लगते हैं। यदि युवा नर नहीं सीखते तो वे प्रजाति जारी नहीं रखेंगे। जिस क्षण नाचने वाले नर को पता चलता है कि वास्तव में उसके सामने कौन खड़ा है, नृत्य के पाठ बंद हो जाते हैं और वयस्क नर धोखेबाज के प्रति उदासीनता दिखाता है, चाहे वह कितना भी विनती करे। चींटियों की कॉलोनी गिरे बलूत के फल में रहती है। प्रत्येक फल में सैकड़ों चींटियां हैं। वे बहुत छोटे हैं, जिससे उन्हें इतने छोटे घरों में रहना संभव होता है। बलूत का फल पहली नजर में विश्वसनीय आवाज रखता है, लेकिन किसी के भोजन के अंदर बसना बुद्धिमानी नहीं। जंगल में विशालकाय घूमते हैं। जंगली टर्की। चींटियों को लार्वा को कसकर पकड़ना और पकड़ना चाहिए क्योंकि यह बहुत हिल सकता है। बलूत का घर एक मजबूत संरचना है और लुढ़क सकता है। इन चींटियों का पूरा जीवन पूरी तरह से इस बीटल पर निर्भर करता है। ओक वीविल, यदि वह नहीं होता तो ये चींटियां भी नहीं होती। ओक वीविल पकने से पहले ही बलूत के फलों पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये बीटल उन्हें नहीं खाते। अपनी संतानों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। वीविल केवल अपरिपक्व बलूत के फलों में ही छेद कर सकता है। एक छेद करने के बाद बीटल ठीक एक अंडा देता है। फिर वह अन्य बलूत के फलों पर जाता है। बलूत के फल पकने पर गिरने लगते हैं और सभी प्रकार की गिलहरियां तुरंत उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं और अपने ठिकानों पर ले जाती हैं। लेकिन यहाँ कई खाली बलूत के फल हैं। गिलहरियां उनमें दिलचस्पी नहीं रखती हैं। ओक वीविल के कारण बलूत के फल खाली हो गए, जिसने उनमें अपने अंडे दिए थे। लार्वा पहले से ही काफी बड़े हो गए हैं और अब बाहर निकलने का समय है। उनके जाने के बाद खाली बलूत के फल अभी भी उपयोग में लाए जाते हैं। यदि वीविल बलूत के फलों में छेद नहीं करते तो चींटियां उनमें नहीं रह पाती। वे खुद ऐसा छेद नहीं कर सकती। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने हिंद महासागर में क्रिसमस द्वीप के बारे में बताया था, जो जंगल के केकड़ों की भीड़ का घर है। लाखों ये केकड़े द्वीप का मुख्य आकर्षण है। पर्यटक यहाँ सिर्फ उनके जुलूस को देखने के लिए आते हैं। दुर्भाग्य से ये जीव यहाँ बड़े पैमाने पर मरने लगे हैं। हाल के वर्षों में लाखों लाल केकड़े समुद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। तथ्य है कि द्वीप पर एक आक्रमणकारी ने कब्जा कर लिया। पीली पागल चींटियां, उन्हें यही कहा जाता है, और ये चींटियां इस नाम की पूरी तरह से हकदार हैं। एक गलती से द्वीप पर लाए गए थे और शिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्होंने जंगल में विशाल पर कॉलोनियां बनाई। जब प्रवासी लाल केकड़े उनके क्षेत्र से गुजरते हैं तो चींटियां हमला करती हैं। वे केकड़ों की आंखों और मुंह में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं और केकड़े इसके खिलाफ बिल्कुल रक्षाहीन हैं। अंधे और भ्रमित वे बर्बाद हो जाते हैं। केकड़ों का यह पृथक समुदाय इस द्वीप पर लाखों वर्षों से शांति से रह रहा था, लेकिन अब चींटियों को लाने वाले लोगों की लापरवाही के कारण
थोड़े समय में 30 मिलियन केकड़े मारे गए हैं और अब द्वीप पर 80 मिलियन के बजाय 50 मिलियन हैं। सामान्य तौर पर मनुष्यों के कारण विलुप्त हुए 80% जानवर द्वीपीय जानवर थे। भूखी चींटियां केकड़ों को टुकड़ों में तोड़कर अपने घोंसले में ले जाती है। द्वीप की सड़कों का नेटवर्क भी इनकी समृद्धि में योगदान नहीं देता। केकड़े अपने कुचले हुए साथियों को भी खाने से नहीं हिचकिचाते। लोग केकड़ों को सड़कों को पार करने में मदद करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ प्रवास के दौरान यातायात रोक दिया जाता है। स्थानीय निवासियों ने विशेष पुल भी बनाए हैं जो केकड़ों को अपनी गति से सबसे व्यस्त सड़कों को पार करने की अनुमति देते हैं। भूमिगत मार्ग भी बनाए गए हैं। केकड़े पानी तक पहुंचने और अपने अंडे देने के लिए यह सब रास्ता तय करते हैं। इसके अलावा वे पानी से डरते हैं क्योंकि पकड़ी गई लहर केकड़े को छोटे टुकड़ों में फाड़ सकती है। तो यहाँ कई लोगों के साथ होता है। तेज पानी बेचारे को टुकड़ों में फाड़ देता है। मछलियां इससे केवल खुश होती हैं। लेकिन क्रूरता तब शुरू होती है जब अरबों छोटे क्रस्टेशियन अंडों से निकलते हैं जो अपने माता पिता के घुमावदार रास्ते को दोहराते हुए जंगल में भागते हैं। यहीं पर पीली पागल चींटियां पूरी तरह से मौज मस्ती करती हैं। वे छोटे केकड़ों को औद्योगिक पैमाने पर नष्ट कर देती हैं, अपने भंडार को पूरी तरह से भर देती हैं। सौभाग्य से इतने सारे केकड़े हैं कि उनमें से एक बड़ी संख्या चींटियों की भूमि को पार करने में सफल हो जाती है। केकड़ों का एक कालीन अपने रास्ते में सब कुछ ढक लेता है। वे सचमुच हर जगह हैं। यदि आप छोटे हैं तो दुनिया खतरनाक है। कई लोग माता पिता के घर नहीं पहुंचते। जो पहुंचते हैं उनसे भी ईर्ष्या नहीं होती। माता पिता के साथ जीवन मीठा नहीं कहा जा सकता। क्या आप जानते हैं बात क्या है? वे युवाओं को खाने से नहीं हिचकिचाते। इसलिए जंगल में केकड़ों को 5 साल तक वयस्कों से चिपना, खाना और बढ़ना होगा, जिसके बाद वे फिर से समुद्र में लौटेंगे और अपने अंडे उसमें छोड़ देंगे। चलिए अमेज़न के जंगलों में चलते हैं। ये मकड़ी बंदर जमीन पर उतरकर बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है क्योंकि उसे एक जगुआर खा सकता है, लेकिन वो वास्तव में जमीन का ही टुकड़ा लेना चाहता है। अचानक पत्तियों के पीछे से शोर सुनाई देता है और बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। हालांकि यह झूठा अलार्म है, सिर्फ जंगली सूरों का झुंड है। लेकिन जमीन का एक टुकड़ा रुपये में कामयाब रहा, उसे इसकी आवश्यकता क्यों है? खैर, बेशक खाने के लिए आप जमीन के साथ और क्या कर सकते हैं। इन बंदरों की बहादुरी का इनाम मिलता है और वे जी भरकर जमीन खा सकते हैं। लेकिन थाईलैंड के जंगली इलाकों में हाथियों को जमीन पाने के लिए जोखिम नहीं उठाना पड़ता। कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाथी जमीन को ढीला करते हैं और बड़े टुकड़े अपने मुंह में डालते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने एक बार आपको विभिन्न प्रकार के पक्षियों में जमीन खाने के जुनून के बारे में बताया था। ये सभी जानवर इसे खनिज पदार्थों के लिए खाते हैं जो मिट्टी में बड़ी मात्रा में और पौधों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अकेले पौधों से सभी आवश्यक तत्व प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और इस वजह से कई जानवरों को जमीन खानी पड़ती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आप चट्टानों पर काफी अजीब जानवर देख सकते हैं। ये वानकल्स है। कम ज्वार के दौरान वे अपने छोटे किले में बंद हो जाते हैं तो बख्तरबर्ग एटो की अंगूठी से सुरक्षित होता है। पानी में ढकने पर वे पंखदार पैर फैलाकर प्लैंकटन पकड़ते हैं और ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ये क्रस्टेशियन केकड़ों और झींगों के रिश्तेदार हैं। वे मजबूती से चिपके हुए हैं और हिल नहीं सकते, लेकिन यह उन्हें संभोग से नहीं रोकता। तथ्य है कि इन अद्भुत जानवरों के अविश्वसनीय रूप से बड़े जन्नांग होते हैं। शरीर के आकार के अनुपात में सभी जानवरों में सबसे लंबा उनका जन्नांग मोलस्क की लंबाई से 8 गुना अधिक है। आप क्या सोचते हैं कि इन दृश्यों में क्या हो रहा है? एक शार्क दूसरे को खाने की कोशिश कर रही है? नहीं, यह सिर्फ एक नर शार्क है जो एक मादा को उसके साथ संभोग करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रजाति के जानवरों में मादा के लिए संभोग एक अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया है क्योंकि इसके बाद वह निशान से ढकी रहती है। ये एक चमत्कार है कि वह जीवित रहती है। खैर, मेरे लिए अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पिछले 2 वीडियो देखना न भूलें।